हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हरियाणा सीईटी 6 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 के मैथ्स के सॉल्यूशन। 15 क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करेंगे। और जिन्होंने इससे पहले हरियाणा सीईटी 5 नवंबर 2022 शिफ्ट 2 के मैथ्स के सॉल्यूशन की वीडियो नहीं देखी, जाके देखिए। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो करते हैं आज के क्वेश्चन से शुरू। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 15। Oranges are bought at 5 for rupees 10 and sold at 6 for rupees 15. The profit percentage is, तो that means ये CP, ठीक है, और यहाँ पे SP। तो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैसा लिखते हैं, बाद में आर्टिकल। सबसे पहले पैसा लिखना है और बाद में आर्टिकल। तो और यहाँ पे आएगा आपका CP, यहाँ पे आएगा आपका SP। तो CP की बात करें तो पैसे आपके 10 रुपीज़ हैं और आर्टिकल कितने खरीदे, 5, ठीक है। और SP सेलिंग प्राइस की बात करें तो आपका पैसे हैं 15 रुपीज़ और कितने खरीदे हैं, 6 आर्टिकल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें आर्टिकल को सेम बनाना होता है, तभी हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आर्टिकल सेम करने के लिए हम इस वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 60, 30, 75, 30, ठीक है। ये हमारा आ गया CP और SP। अब उसके बाद आर्टिकल सेम हो गए 30, 30। अब यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस CP आ गया हमारा 60, सेलिंग प्राइस आया है 75। आप सभी को पता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 75 माइनस 60, SP माइनस CP इज 15 और अपॉन CP पे निकलता है तो अपॉन 60 और इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15, तो ये आया आपका 50/2, दैट इज 25%, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:2। जो लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो है दैट इज 3:2। द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड एरिया, इट्स पेरीमीटर और एरिया की जो रेशियो है दैट इज 5/9, 5:9। आपको ब्रेड्थ निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2L + B, एरिया होता है L × B इज इक्वल्स टू 5/9, ठीक है। टू लेंथ की रेशियो कितनी है, 3x, ब्रेड्थ की रेशियो कितनी है, 2x, अपॉन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 3x इंटू 2x, ठीक है। यहाँ से क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो गिवन है तो लेंथ 3x और ब्रेड्थ 2x इज इक्वल्स टू 5/9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 2 सा 6 प्लस 2 2 सा 4x अपॉन 3 2 सा 6x² इज इक्वल्स टू 5/9। 6 + 4 कितना होता है, 10x अपॉन 6x²। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 5/9 और 2 3 सा 6, 2 5 सा 10, 3 3 सा 9, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। x की वैल्यू 3 आई है तो ये x की वैल्यू आप लोगों को लेंथ और ब्रेड्थ में पुट करनी है। लेकिन हमसे पूछा है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ में जब हम 2x है ब्रेड्थ, जब x में 3 की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 3 आंसर इज 6। तो ब्रेड्थ कितनी आई आपकी, 6। और अगर लेंथ पूछ ले तो लेंथ आपका 3x और x की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, तो 3 3 सा 9, तो 9 आपकी लेंथ होती है, लेकिन ब्रेड्थ पूछा है तो आंसर 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, सारे क्वेश्चन इजी हैं और हम इंडिविजुअल वीडियो भी बना चुके हैं हर क्वेश्चन की, ठीक है। इंडिविजुअल भी बना चुके हैं, तो आप वहाँ से भी देख लेना। नेक्स्ट, A कैन डू वर्क इन 15 days एंड B इन 20 days। A जो है आपका काम फिनिश कर रहा है 15 डेज में और B फिनिश कर रहा है 20 डेज में, ठीक है। इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 days, अगर वो मिलके एक साथ 4 दिन काम करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 15 और 20 का। तो 15 और 20 का एलसीएम यहाँ पे हम 60 मान लेते हैं, ठीक है, 60 है और 20 3 सा 60। नेक्स्ट 15 4 सा 60। अब यहाँ पे क्या बोला है कि उन दोनों ने 4 दिन तक काम किया। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 + 3 7, तो 4 डेज में कितना काम करेंगे, 4 × 7
28, ठीक है, तो 28 काम करेंगे। देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डेट इज लेफ्ट, ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना रह गया, 28 तो उन्होंने काम कर लिया, लेकिन टोटल काम उन्होंने कितना करना था, 60, तो फ्रैक्शन कितना रह गया, 60 माइनस 28, कितना रह गया, सबसे पहले तो वो निकालेंगे, 60 माइनस 28, और 60 माइनस 28 कितना होगा, 32, ठीक है, तो 32 वर्क रह गया, 60 काम करना था, 28 काम कर चुके 4 दिन में, तो कितना रह गया, 32, और लेफ्ट ओवर काम का फ्रैक्शन निकालना है, तो 32/60, तो आंसर इज कितना आएगा आपका, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6 0, और अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 15 और 8, आंसर इज 8/15, ये आपका फ्रैक्शन, ठीक है। Question number 12 is, if the simple interest on a certain sum for 15 months at 7.1/2% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at 12.1/2% per annum by 32.50, then the sum is, क्या बोला है क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल हमें नहीं गिवन है, तो जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है, फर्स्ट केस का जो सिंपल इंटरेस्ट है, दैट मीन्स पी इंटू टाइम कितना है 15, और रेट कितना है 7 1/2, 7 1/2 को हम लिख सकते हैं 7 2 14 प्लस 1 15/2, और मंथ्स को जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 12 और इंटू 100 आता है, ठीक है। ये कितना एक्सीड कर रहा है, दूसरे वाले केस से 32.50 एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस का जो सिंपल इंटरेस्ट है, सेकंड वाले केस के सिंपल इंटरेस्ट से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट केस का सिंपल इंटरेस्ट है वो सेकंड वाले केस के सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा है, 32.50, तो ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट हमने लिखते हैं यहाँ पे, अब सेकंड क्या आएगा, p इंटू मंथ कितना कितना टाइम है 8, जब हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12 2 24 प्लस 1 25, और 2 नीचे 2 आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई प्लस 32.50, तो ये हमारी इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, तो ये इस तरफ पॉजिटिव में, उस यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देते हैं या फिर चीज़ों को, 5 3 15, 5 2 10 0, 5 3 15, 5 4 20, तो 3 3 9p अपॉन 12 2 24, 24 इंटू 4 कितना होता है, दैट इज 96, माइनस, अब इसको भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, 2 4 8, 4 3 12, 5 5 25, 5 2 10, 5 4, तो ये कितना आएगा, p अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 32.50 रह गया इस तरफ, ठीक है। 96 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 96, और ऊपर नीचे 96 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9p माइनस 8p कितना होता है, 1p, नीचे 96 इज इक्वल्स टू 32.50, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इस तरफ डिवाइड में उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32.50 मल्टीप्लाई 96, तो ये पॉइंट हट के नीचे ये आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गई, अब इसको सॉल्व कर दो, 325 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 96 से को, तो कितना आएगा ये हमारा 31,200, और अपॉन में 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो गई, तो 3120 इज द आंसर, 3120 ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, y वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x प्लस 3 के, ठीक है, जहाँ पे y 8 है और x 1 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है y की जब x 2 होगा, तो सिंपल क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो है डायरेक्टली, अगर इनवर्सली कहता तो इनवर्सली में मैं ऐसे लिखती, इनवर्सली में मैं ऐसे कहती, लेकिन इनवर्सली नहीं बोला है तो इसलिए ये चीज़ नहीं करनी है, डायरेक्टली बोला है तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x प्लस 3, और जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है k और x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू गिवन है 8 और x की वैल्यू गिवन है 1, तो y की 8 पुट कर दी, k x की कितनी है 1 प्लस 3 इज 4, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 2,
k की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 2 फर्स्ट केस से, और ये आपका सेकंड केस, इसकी वैल्यू पूछी है। तो y इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस 3, y की वैल्यू पूछी है, y की हमें नहीं पता है सेकंड वाले केस में, k की वैल्यू हमने निकाल ली 2, x की वैल्यू 2 गिवन है प्लस 3, तो 3 प्लस 2 5, 5 2 ज़ा 10, तो y की वैल्यू कितनी आई 10। ठीक है। Question number 10 is, if n be any natural number, then by which greatest number is n cube minus n always divisible? अगर n कोई natural number है तो कौन सा ऐसा number, इनमें से कौन सा ऐसा बड़ा number है जो n cube minus n को divide करेगा? तो यहाँ पे hit and trial method करके देख सकते हो। अगर मैं n cube minus n की बात करती हूँ तो 4n is equals to 4, n is equals to 0, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। 4n is equals to 1, जब मैं 1 की वैल्यू पुट करूंगी तो 1 का क्यूब माइनस 1 इज 0। ठीक है, नेचुरल नंबर है तो 0 नहीं आएगा। ओके, होल नंबर होता तो 0 की बात होती, तो हम 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 4n इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 0। 4n इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 2 का क्यूब इज 8 माइनस 2 इज 6। 4n इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे कितना आएगा, 3 का क्यूब इज 27, 27 माइनस 3 इज 24। ठीक है, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट नंबर 0 6 24, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सारे नंबर इनमें से 12 से डिविजिबल नहीं है, 18 से नहीं है। 3 और 6 की बात करें तो 3 से भी है, 6 से भी है, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो आंसर इज 6 होगा। ठीक है। 9th क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ बॉय वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर जब आपको नहीं पता उसको एक्स मान लो, तो एक बॉय ने मल्टीप्लाई किया है एक सर्टेन नंबर को 25 से, तो 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, ही बाय मिस्टेक, तो मतलब ये करेक्ट वाला था कि करेक्ट उसको x को 25 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 52, लेकिन उसने उस नंबर को 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपका न्यू वाला मान लो। एंड गॉट द प्रोडक्ट, जब उसने 52 को उस नंबर से मल्टीप्लाई किया, एंड गॉट द प्रोडक्ट, जो उसे प्रोडक्ट मिला विच वॉज ग्रेटर देन द करेक्ट प्रोडक्ट, जो करेक्ट प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा मिला उसे, 324। दैट्स इट, यही है आपकी इक्वेशन। अगेन एक और बारी देखते हैं कि x को 25 से मल्टीप्लाई करना था तो सही प्रोडक्ट आता, लेकिन बाय मिस्टेक उसने x को 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड गॉट द प्रोडक्ट, जब 52 को x से मल्टीप्लाई करा तो गॉट द प्रोडक्ट मीन्स इज इक्वल्स टू में क्या प्रोडक्ट मिला, विच वॉज ग्रेटर देन द करेक्ट प्रोडक्ट। करेक्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा 25 इंटू एक्स, और कितना ग्रेटर है इससे, बाय 324, तो प्लस 324, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, 52x माइनस 25x कर दो इज इक्वल्स टू 324। ठीक है, अब 52 माइनस 25 कितना होता है, 27x इज इक्वल्स टू 324। x इज इक्वल्स टू 324 डिवाइडेड बाई 27 जब हम करेंगे तो आप इसे काट लो 9 से, ना 3 से कट कर लो या फिर 9 से कट कर लो, तो आंसर आपका आएगा 12। ठीक है, तो आंसर इज 12। तो द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड वॉज, कौन सा था वो नंबर, 12, क्योंकि हमने वो जो नंबर माना था वो एक्स ही तो माना था, तो एक्स की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, नेक्स्ट, इफ p डिनोट्स द ग्रेटर, क्वेश्चन नंबर 8 इज, इफ p डिनोट्स, जो p है वो किसे डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू p, देन -1/2 प्लस 4 2/5 प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये जो ब्रैकेट है वो मीनिंग डिनोट कर रहे हैं, और वो स्टेटमेंट में बताया गया है ये ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू p है सपोज करो, तो वो क्या डिनोट कर रही है, वो डिनोट कर रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू p। इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है जैसे जो आपका p नंबर है वो आपका n के इक्वल या n के n से बड़ा भी हो सकता है, और p से बड़ा आपका p प्लस 1 होगा, तो दैट मीन्स जो आपका p है वो कहीं ना कहीं n और p प्लस 1 के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपका लाई करेगा p। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ब्रैकेट वाले p की जो वैल्यू होगी वो इस वाले n के इक्वल होगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल सबका आंसर निकालते हैं, जैसे -1/2 है, तो -1/2 को जब हम पॉइंट में सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी
0.5, ठीक है, -0.5, और -0.5 लाई करता है -1 और 0 के बीच में, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस वाली कंडीशन में जब ये सेटिस्फाई हो जाता है तो आपकी पी की वैल्यू मतलब -1/2 की वैल्यू क्या होगी, जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है, मतलब ये n है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/2 की वैल्यू -1 आएगी। अब 4/2/5 है, 4/2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 2/5। जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 22/5, और जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 4.4 होगा। अब 4.4 लाई कर रहा है आपका 4 और 5 के बीच में। अगर ऐसी कंडीशन दिखेगी तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका जो स्टार्टिंग में वैल्यू होगी, दैट मीन्स जो n को डिनोट करेगा, आंसर इसका होगा 4। तो इस वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, 4, और 2 का तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या क्या आएगा इसमें, कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट का -1 प्लस सेकेंड वाले पार्ट का 4 प्लस लास्ट वाले का 2 ही रहेगा। तो -1 + 4 इज 3 प्लस 2, आंसर इज 5। सेवेंथ क्वेश्चन इज, ए बिगेन अ बिजनेस विद 85,000। ए ने अपना बिजनेस 85,000 से शुरू किया। ही वॉज ज्वाइंट आफ्टरवर्ड्स बाय बी, और इसके बाद कुछ टाइम बाद बी ने ज्वाइन किया 42,500 पैसों के साथ। फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, तो ये है उनकी इन्वेस्टमेंट। टाइम पीरियड नहीं पता है कि बी ने कितना किया है, क्योंकि ए ने तो पूरा टाइम किया है 12 मंथ्स, लेकिन बी का टाइम नहीं पता है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रॉफिट की रेशियो गिवन है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है दैट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। तो ही वॉज जॉइंट आफ्टरवर्ड्स बाय बी विथ 42,500। फॉर हाउ मच पीरियड डज बी जॉइन, तो कितने महीनों के लिए बी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 3:1 है, प्रॉफिट इसका 3 और इसका 1 है, ठीक है। कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 1 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इसे 5 से कट कर दो, तो 5 1 5 और 3 बचा, 7 35 और 0। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 8 40, 5 5 25, ठीक है। 5 3 15, 5 4 20, 5 1 5, 5 7 35, 17 1 17, 17 2 34। तो 2:1 रेशियो आ गई। अब 2:1 रेशियो आई और टाइम पीरियड इसका 12 है और प्रॉफिट 3:1 है। कभी भी अगर आपको ऐसे उल्टा जाना है तो क्या करना है, आपको पता है कि सपोज करो कि आपको 12 मंथ्स भी नहीं पता है कि भाई ए ने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, आपको पता ही नहीं है भी। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट की रेशियो पता है और प्रॉफिट की रेशियो पता है, आपको टाइम की रेशियो नहीं पता है। तो क्या करना है उसके लिए आपको सबसे पहले ये 3 लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, ठीक है। ये 3 लिखा और अपोजिट वाले से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो 1 को लिखोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो टाइम की रेशियो कितनी आई, 3:2, 3:2 आई टाइम की रेशियो, 3:2। लेकिन ए ने कितने महीने तक इन्वेस्ट किया है, 12 महीने तक, 12 महीने तक। तो 3 की वैल्यू 12 है, तो 12 कैसे आई, मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 की वैल्यू कैसे आएगी, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 4 8। तो 8 महीने के लिए बी ने इन्वेस्ट किया, तो आंसर इज 8 मंथ्स, ठीक है। Next question is, a bus moving at a speed of 24 meter per second begins to slow at a rate of 3 meter per second each second. How far does it go before stopping? तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले अब बस मूविंग मान लेते हैं, ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे बस मूव कर रही है, ठीक है। तो बस की स्पीड क्या है, बस की स्पीड है 24 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन उसने बोला है कि वो हर सेकेंड, ईच सेकेंड वो 3 मीटर पर सेकेंड कम कर रही है अपनी स्पीड को। तो सपोज करते हैं कि वो 1 सेकेंड उसने चलना स्टार्ट किया और वो 1 सेकेंड बाद वो यहाँ पहुँच गई, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड उसने यहाँ रीच किया। अब यहाँ पे आने के बाद उसने 3 मीटर पर सेकेंड अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लिया, तो 24 - 3 कितना होगा, 21।
मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फिर वो जब 1 सेकेंड चली बस, वो यहाँ पहुँच गई, उसने फिर 3 मीटर पर सेकेंड कम कर दिया। अब 21 माइनस 3 होगा, ना कि 24 माइनस 3। 24 में से 3 अपनी स्पीड कम करी, 21 आ गया। अब 21 में से जब वो अपनी स्पीड को कम करेगी, ठीक है, तो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है, 18 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करते 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 यहाँ पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगी। तो उसने क्या बोला, हाउ फार डज इट गो बिफोर स्टॉपिंग, रुकने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जब वो स्टार्ट किया और जब वो जिस पॉइंट पे जाके रुकी, कितना डिस्टेंस है उन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना, कैसे करेंगे, आप सभी को पता है कि हमने फिजिक्स में इक्वेशंस पढ़ी हुई है। तो एक इक्वेशन आती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। ये एक इक्वेशन है जहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, ठीक है, a इज एक्सेलरेशन, और s है आपका स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, s इज डिस्टेंस। तो यहाँ पे v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल 0, तो v होगा 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से शुरू किया, 24, ठीक है, 24 मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल स्पीड है। a क्या होगा, a होगा हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हर सेकेंड उसकी 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड स्लो डाउन हो रही है, कम हो रही है। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन के फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है, तो रिटार्डेशन में हम माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि कम हो रही है स्पीड हर सेकेंड पे। तो a इज -3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो इस इक्वेशन में डिस्टेंस को डिनोट किया गया है s से। तो d और s एक ही बात है, तो यहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। v इज 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर, ठीक है, देन इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इज -3 एंड इंटू s, ठीक है। तो -24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 इंटू 24 दैट इज 576, 576 इज इक्वल्स टू -6 इंटू एस। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और जब हम 576 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 96। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया, 96 मीटर। तो आंसर इज थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 is a milkman mixed some water with milk to gain 25% by selling mixture at the cost price. The ratio of the milk and water respectively in the mixture is, क्या है इस लाइन का मतलब, सबसे पहली लाइन का मतलब ये कि यहाँ पे पहले मिल्कमैन प्योर मिल्क बेचता था, ठीक है, और सपोज करो ये 1 लीटर है, 1 लीटर मिल्क वो पहले प्योर मिल्क जिसमें सिर्फ दूध होता था, मतलब पानी वगैरह वो मिक्स नहीं करते थे, तो ये है ₹100 का, ठीक है, 1 लीटर 100 रुपये में देते थे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने ना प्रॉफिट कमाना था, कि 100 रुपये में क्यों ना अब मैं कुछ फ़ायदा प्रॉफिट कमाऊँ, और अब वो वहाँ यहाँ पे मिल्क के साथ साथ वाटर भी ऐड करते थे। जब वो मिल्क के साथ वाटर भी ऐड करेंगे तो ये जो क्वांटिटी होगी मिक्सचर की, ये जो क्वांटिटी होगी मिक्सचर की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी मिक्सचर की। अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि 1 लीटर, वही 1 लीटर मिल्क 100 रुपये में देते हैं, लेकिन यहाँ पे मिल्क और वाटर दोनों होंगे मिक्सचर में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मिल्क था मिक्सचर में। तो यहाँ पे जब ये 25% का जो प्रॉफिट कमाया है सीपी के ही ऊपर, ठीक है, पहले ये 100 रुपये में देते थे, अब उन्होंने क्या बोला है कि इसी 100 रुपये में अब वो पानी और मिला के दे रहे हैं और 25% का फायदा हो रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सीपी ऑफ 1 लीटर इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ एंड एसपी इज इक्वल्स टू कितना है, 25% का फायदा हुआ तो 125 रुपये। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 100 रुपये में 1 लीटर
उसका प्राइस है 1 लीटर का 100 रुपये, 1 लीटर जो मिल्क है उसका 100 रुपये है प्राइस। लेकिन ये जो बाद में जब पानी ऐड किया तो वो मिक्सचर ज़्यादा हो गया, तो उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता होगी, तो इसलिए उसको हमने x माना है। तो x लीटर का, x जो लीटर है वो हमें मिल रहा है 125 रुपये में। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसा है कि 125/100। तो 125/100 इज इक्वल्स टू 5/4, 5/4 आ जाएगी। तो ये थी यहाँ पे मिक्सचर। बाद में जब हमने इसमें मिल्क में वाटर ऐड किया तो उस मिक्सचर की जो क्वांटिटी है दैट इज 5/4। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क स्टार्टिंग में थी 1 लीटर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी मिल्क की क्वांटिटी अगर यहाँ पे 1 लीटर है, तो जब हम यहाँ पे वाटर ऐड कर देंगे तो क्वांटिटी हमें नहीं पता होगी, लेकिन हमने यहाँ से क्वांटिटी निकाल ली तो यहाँ पे आई 5/4 लीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मिल्क है हमारे पास 1 लीटर। अब हमें निकालने क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, जो टोटल मिक्सचर है 5/4 में से -1। ठीक है, ये टोटल मिक्सचर था जब पानी मिलाया उसके बाद 5/4 आंसर आया था, माइनस क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर आएगा 1/4। अब हमें निकालनी है रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। तो रेशियो ऑफ वाटर और मिल्क निकालने के लिए वाटर की क्वांटिटी कितनी है 1/4 एंड मिल्क की क्वांटिटी है 1, तो रेशियो कितनी आएगी 1:4। ठीक है, आंसर इज थर्ड पार्ट। ठीक है, अब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद एक्सप्लेनेशन, तो डायग्राम के साथ। तो अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो साथ के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे और मोटिवेशन मिलती है। तो ठीक है, नेक्स्ट question number fourth is 5% income of A is equals to 15% of income B and 10% of income B is equals to 20% of income B। अगर C की इनकम 2000 है तो सम निकालना है ABC का। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, 5% ऑफ इनकम ऑफ A बराबर है 15% ऑफ इनकम ऑफ B। दूसरा रिलेशन क्या गिवन है कि 10% इनकम जो है बी की वो बराबर है 20% ऑफ इनकम ऑफ सी। अब यहाँ से ए और बी की रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो 15/5 दैट इज 5 और 3 3:1 आएगी। यहाँ से बी और सी की रेशियो निकालेंगे तो 20/10 आएगी, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब आप सबको पता है कि ए बी की रेशियो 3:1 है, बी सी की रेशियो 2:1 है, लेकिन बी की जो इनकम है वो तो सेम होनी चाहिए ना। यहाँ पे तो रेशियो 1 है, यहाँ 2 है। या तो इस रेशियो को सेम बना लो या फिर एक और तरीका है कि ए बी सी लिखो, ए बी के नीचे 3:1 लिखो, बी सी के नीचे 2 और 1 लिखो। तो ये 1 यहाँ, ये 2 यहाँ। अब ए बी सी की रेशियो आ जाएगी 3 2 6 2 और 1 1 1। तो ए बी सी की रेशियो ये आई है। अब इनकम ऑफ सी कितना है 2000, दैट मीन्स एक की वैल्यू जो है, एक की वैल्यू, इसका मतलब 2000 किसकी वैल्यू है, एक की वैल्यू है, इनटू हमें किसकी निकालनी है सम ऑफ इनकम। तो इन सब का सम कितना आएगा 6 7 8 9 9। अब कैलकुलेट कर दो, 9 2 18, तो आंसर इज थर्ड पार्ट 18,000। ठीक है।
Question number 2 is when 15 is included in a list of natural numbers, their mean is increased by 2. When 1 is included in this new list, the mean of number in the new list is decreased by 1. How many number were originally in the list? ठीक है, were there in the original list. तो ना तो हमें इसमें नंबर गिवन है कि कितने नंबरों का मीन गिवन है, और ना ही हमें यहाँ पे मीन गिवन है, ना ही हमें मतलब टोटल नंबर्स गिवन है, और ना ही हमें यहाँ पे मीन पता है. तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं. अगर हम इसको बेसिक से चले ना लेकर, तो लेट n be the numbers मान लेते हैं n यहाँ पे. let n be the numbers in the list. ठीक है, कि भाई n नंबर है लिस्ट में, और यहाँ पे मीन मान लेते हैं हम x को कि x be the mean, x be the mean. अब उसके बाद क्या किया, अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है और इन सब ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो x माना है हमने, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा यहाँ पे x इंटू एन. ठीक है, x इंटू एन हो जाएगा ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो अब क्या किया है इसमें कि ये हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया. अब 15 हमने इस लिस्ट में ऐड किया है, दैट मीन्स अगर मैं xn में 15 ऐड कर देती हूँ तो अब मेरे पास नंबर कितने हो गए, पहले n थे, अब 15 ऐड किया तो n प्लस 1 हो गया, इज इक्वल्स टू their मीन इज इंक्रीज बाय 2. अब मीन कितने से बढ़ गया, 2 से. पहले ओरिजिनल मीन क्या माना था हमने, x, और जब हमने 15 ऐड किया तो 2 से बढ़ गया मीन. तो ये आपकी इक्वेशन आ गई. अब मैं इस वाले n प्लस 1 को इस तरफ लेकर जाऊंगी, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, xn प्लस 15 इज इक्वल्स टू xn, मैं साथ के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, xn फिर x फिर 2n फिर प्लस 2. ठीक है, xn से xn कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या आएगी, 15 माइनस 2 कितना होगा, 15 माइनस 2 इज कितना आएगा, 15 माइनस 2 13 और x प्लस 2n. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब यहाँ तक तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. When 1 is included in this new list, जब इस न्यू लिस्ट में xn वाली लिस्ट में जब हमने 1 को ऐड किया तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई, n प्लस 1. ठीक है, when 1 is included in this new list, the mean of the observation in the new list is decreased by 1. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नई लिस्ट है, एक सेकेंड, न्यू लिस्ट बोलना है इसमें, कहाँ गया, ये रहा. न्यू लिस्ट मतलब ये जो आपकी नई लिस्ट है ना, ये आपकी नई लिस्ट आई थी 15 ऐड करने के बाद. अब आप इसी लिस्ट में क्या कर रहे हो, एक को ऐड कर रहे हो. जब 1 को ऐड करोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, n प्लस 2. अब क्या बोला है इसने, अब यहाँ पे आएगा हमारे पास कि जो मीन है दैट इज डिक्रीज्ड बाय 1. मीन कितने से कम हो गया, 1 से कम हो गया. ठीक है, 1 से कम हो गया तो क्या करेंगे, पहले मीन कितना था, x प्लस 2 और माइनस 1. ठीक है, x प्लस 2 माइनस 1 हो गया. अब हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, xn प्लस 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है, x प्लस 1, और यहाँ से n प्लस 2. ठीक है, तो xn प्लस 16 इज इक्वल्स टू xn और ये प्लस 2x प्लस n प्लस 2. आई नो बहुत मतलब लेंदी हो जाएगा, लेकिन बेसिक तरीका ये भी है. और यहाँ से xn कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे क्या आएगा, 16 माइनस 2 कितना होता है, 16 माइनस 2 होता है आपका 14 इज इक्वल्स टू 2x प्लस n. ठीक है, 2x प्लस n हो गया. तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब आप इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो. तो एलिमिनेशन से कैसे करेंगे, एक टर्म के कोफिशिएंट को सेम बना लो. यहाँ पे 2n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है. तो यहाँ पे 2x सेम कर लेते हैं और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 13 2 26 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4n. ठीक है, अब इसको नीचे लिख दो एक दूसरे के. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4n इज इक्वल्स टू 26 माइनस 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 3n इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा, 26 माइनस 26 प्लस 14, तो ये आएगा 2 और 1 माइनस 12. तो आंसर n की वैल्यू आएगी 3 4 12. तो n आ गया आपका 4. n क्या आया आपका, 4 आया ना. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है कि हाउ मेनी नंबर्स
वर देयर इन द ओरिजिनल लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट में कितने नंबर थे, तो ओरिजिनल लिस्ट में हमने कितने नंबर माने थे, एन ही माने थे, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एन की वैल्यू आई है हमारे पास 4। के लिए बताता है, ठीक है। Question number 1 is a man spends 75% of his income. His income is increased by 20% and he thus also increased his expenditure by 10%. His saving increased by, तो सबसे पहले हमें पता है income is equals to expenditure plus saving. तो a man spends 75% of his income. तो सपोज करो कि स्टार्टिंग में उसकी इनकम 100 थी और एक्सपेंडिचर मतलब उसने खर्च कितने कर दिए 75 रुपये, तो 100 रुपये इनकम थी, 75 खर्च कर दिया मतलब 75 रुपये खर्च कर दिए, तो सेव कितना किया, 100 माइनस 75 इज 25, ठीक है, तो ये हो गई सेविंग। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय, उसने अपनी इनकम को प्लस 20% इंक्रीज किया, ठीक है, 20% इंक्रीज किया। अब यहाँ पे जब 20% इंक्रीज किया तो 100 का 20% कितना होता है, कैलकुलेट कर लो, दैट इज 20 रुपये, ठीक है, मतलब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना आया है, इंक्रीमेंट आया है 20 रुपये का, ठीक है, तो 120 हो जाएगी, तो 20 रुपये की बढ़त हुई है उसकी सैलरी में। एंड ही दोज ऑल्सो इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, और उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 10%, अब प्लस 10%, ठीक है, अब 75 का 10% बढ़ गया तो दैट मीन्स क्या करेंगे 7.5 बढ़ गया भाई, ठीक है, 75 का 10% है, 75 इंटू 10% इंक्रीज हो गया तो 7.5 रुपये बढ़ गए हैं, ठीक है, 7.5 रुपये और खर्चा बढ़ गया, तो टोटल जो उसका खर्चा आएगा वो 75 प्लस 7.5 आएगा, ठीक है। हिज सेविंग इंक्रीज बाय, उसकी सेविंग में कितना इंक्रीमेंट आया होगा ये बताना है, तो क्या करेंगे 20 माइनस 7.5 कितना होता है, जल्दी बताओ, आंसर विल बी 12.5, ठीक है, 12.5, ठीक है, तो इसका मतलब परसेंटेज में बताना है कि कितने का इंक्रीमेंट होगा, तो 12.5 सैलरी बढ़ी, सेविंग में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो टोटल सेविंग उसकी होगी बाद में एट लास्ट 25 प्लस 12.5, लेकिन इंक्रीज कितनी हुई है उसकी सेविंग में, इंक्रीज कितना हुआ है 12.5 अपॉन ओरिजिनल कितनी थी 25 इंटू 100। अब इस पॉइंट को नीचे उतार ले, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए, जब हम 125 को 25 से कट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 5, तो आंसर विल बी 50%, ठीक है, आंसर विल बी थर्ड पार्ट।